दो किनारे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहां पर दुरेश वार्ड के साथ अब शहीर भी बिल्कुल वैसा ही धोखा करेगा जिस तरह उसने वलीद के साथ किया था। अब दुरेश वार्ड को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसका ओरिजिनल निकाहनामा घर पर मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ जिनके हाथ में उसने अपने ओरिजिनल निकाहनामे की कॉपी दी थी वो भी अब बिक चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वलीद के इसने वकील को खरीद लिया। यहाँ पर अब दुरेश वार्ड की जैसे ही हेयरिंग होती है तो दुरेश वार्ड अब जाती है। यहाँ पर दुरेश वार्ड को अंदाज़ा नहीं था कि शहीर की माँ कितनी मास्टरमाइंड है, और वो जानती है अच्छे तरीके से किस तरह दुरेश वार्ड जैसी चालाक लोमड़ी से अपने बेटे का पीछा छुड़ाना है। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेश वार्ड वहाँ पर जाती है तो दुरेश वार्ड की सास पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी होती है कि दुरेश वार्ड ने बारहा मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है, और मैं अपने बेटे की जान चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस औरत के हाथों मेरे बेटे की जान चली जाए, क्योंकि ये पागल हो चुकी है। इसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता कि ये आखिर क्या कर रही है। ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि इस औरत ने अपनी पहली बेटी को भी जान से मार दिया। यहाँ पर दुरेश वार्ड अब मेरे बेटे को छोड़ने के लिए उसकी आधी प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रही है, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि हम दुरेश वार्ड को अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे। यहाँ पर वकील को ये बात शहीर की माँ कहती है कि रिटर्न में तुम्हें ये बातें अब जज को देनी होगी, वो पहले ही ये सब कुछ हैंडल कर चुका होता है। यहाँ पर अब दुरेश वार्ड बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी है। दुरेश वार्ड अब जैसे ही आती है हेयरिंग पर, दुरेश वार्ड अब यहाँ पर जैसे ही अपने बारे में बात करती है तो वकील इसे कहता है कि आप बैठिए, मैं खुद आपके बारे में बात करता हूँ। वकील उस तरीके से बात नहीं करता, और ना ही दुरेश वार्ड का केस उस तरीके से लड़ता है जिस तरह उसे लड़ना चाहिए था। यहाँ पर वो सरसरी सी बात करता है। दुरेश वार्ड को गुस्सा भी आता है अपने वकील पर, और कहती है कि ये कैसे तुम केस लड़ रहे हो, क्या तुम्हें केस लड़ना नहीं आता। ये बात सुनकर कहते हैं कि दुरेश वार्ड बेगम, आप ये बात मत भूलिए कि पहले भी आपका केस मैंने ही जीता था, और अब भी आपका केस मैं ही जीत कर दिखाऊंगा। परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ये बात सुनकर कहती है कि मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारी हरकतें देखकर परेशान हो रही हूँ। इस तरह तो तुम केस हार दोगे। मुझे ये बात सुनकर कहता है कि अगर आपको इतना ही खतरा है तो किसी और वकील को हायर कर लेती। शायद पहले तो मैं आपका केस जीत देता, लेकिन अब मैं आपका केस हार कर ही रहूँगा। जहाँ पर आप जज दुरेश वार्ड से बात करता है और कहता है कि आखिर क्यों आप अपने ही शोहर को इस कदर जलील करके रखा हुआ है, जबकि आपका शोहर आपके साथ हमदर्दी करता है, तो आपको एटलीस्ट इस तरह अपने शोहर के साथ नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर कहती है कि मुझे लगता है कि जज साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे निकाहनामा में ये शर्त मंजूर की गई थी कि आधी प्रॉपर्टी शहीर की मेरे नाम पर होगी अगर ये मुझे तलाक देने के बारे में सोचेगा। यहाँ पर वकील कहते हैं कि अगर आपके पास कोई निकाहनामा है तो आप लाइए और लाकर मुझे दिखाइए, शायद मैं इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं, क्योंकि इस निकाहनामे में तो ऐसी कोई भी शर्त मंजूर नहीं की गई। यहाँ पर जैसे ही वो पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि पुलिस इंस्पेक्टर के पास जो निकाहनामा है वो मेरा ओरिजिनल निकाहनामे की कॉपी है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल निकाहनामा मिल नहीं रहा। ये बात सुनकर अब यहाँ पर तो जैसे ही जज के पास पुलिस इंस्पेक्टर जाता है, जो ऑलरेडी बिक चुका होता है दुरेश वार्ड की सास के हाथों। नामा वो जैसे ही जज को सौंपता है तो जज वो निकाहनामा भी देखकर कहता है कि इन दोनों निकाहनामों में कोई ऐसी डिफरेंट बात तो नहीं है, दोनों निकाहनामे कामन है। ये बात सुनकर दुरेश वार्ड कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यकीनन ये शहीर ने निकाहनामा चेंज किया है, क्योंकि शहीर एक बहुत धोखेबाज इंसान है और मैं जानती हूँ कि इसने जानबूझकर ये सब किया है। यहाँ पर वो जाती है शहीर के पास तो शहीर उसे खामोशी से कहता है कि देख लिया अब तुमने अपना अंजाम। मैंने तुम्हें समझाया था दुरेश वार्ड, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ ही नहीं आई। अब तो तुम्हें अच्छे तरीके से इस बात की समझ आ चुकी होगी। तुम्हें बहुत समझाता रहा, लेकिन तुम मेरी बात को अभी तक नहीं समझ पाई थी और तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया था। ये बात सुनकर इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और कहती है कि शहीर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। उस निकाहनामे में मैंने ये शर्त खुद लिखवाई थी कि आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी, और तुमने निकाहनामा चेंज करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये बात सुनकर शहीर अब कहता है कि अब इस बात को कैसे तुम साबित कर सकती हो, इस बात को साबित करके मुझे तुम दिखा दो तो तलाक भी होगी, और वो भी
वैसे ही तलाक होगी जैसे मैं चाहूँगा, कोई भी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर नहीं होगी। ये बात सुनकर कहती है कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर लो, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं जज के सामने ये बात क्लियर करूँगी और बताऊँगी कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अब शहीर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ प्रूफ है वो मेरे ही साथ दे रहे हैं। तभी दुरेशवार को बहुत गुस्सा आता है जब शहीर कहता है कि दुरेशवार, तुम हर तरफ से खाली हाथ रह गई हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तो दुरेशवार को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ही गुस्से में आकर शहीर के गिरेबान को पकड़ लेती है सबके सामने। अब जैसे ही गिरेबान को पकड़ती है तो शहीर की माँ उठकर इसे छुड़ाने के लिए जाती है और कहती है कि मुझसे निपटो, मैंने अपने बेटे के साथ दिया है और मैंने निकाहनामा चेंज करवा के पुलिस इंस्पेक्टर को ख़रीदा है। तभी शहीर की माँ के गिरेबान को पकड़ लेती है। यहाँ पर शहीर की माँ मुश्किल से लोगों के साथ मिलकर अपने गिरेबान को छुड़ाती है और वकील को कहती है कि अब आप जज के सामने ये बात रखिए कि जो मैंने इन्हें रिटर्न में दिया था, दुरेशवार वाकई ही पागल है, इसे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो काफ़ी लोग मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे छूट मिल गई, वरना दुरेशवार इस वक्त कुछ भी कर सकती थी और मेरी जान भी ले सकती थी। ये बातें अब जैसे ही जज के सामने रखी जाती है तो जज भी इस बात को नोट करता है और कहता है कि आपकी बात बजा है और हम इस पर ही गौर कर रहे हैं। यहाँ पर जज अपना फैसला अब सुना देता है और कहते हैं कि दुरेशवार को पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, अभी तलाक नहीं हो सकती और ना ही इन दोनों को साथ रहने का हुक्म दिया जाता है। अभी इसी बात का बस हुक्म दिया जाता है कि दुरेशवार को पागल खाने में छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ वक्त दुरेशवार रहेगी तो मे भी इसकी मेंटली कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि अभी इस वक्त दुरेशवार की मेंटली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बातें अब सुनकर दुरेशवार कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग जानबूझकर इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आखिर क्यों इन लोगों को ये लगता है कि मैं पागल हूँ। ये मुझे जायदाद का हिस्सा नहीं देना चाहते, बस यही वजह है कि इसी वजह से इन लोगों ने ये बात कह दी कि मैं पागल हूँ। यहाँ पर अब जैसे ही वो जज को कहती है तो जज अपना फैसला सुनाकर उठ जाता है। दुरेशवार को अब समझ नहीं आ रही होती। तभी दुरेशवार की सास जाती है और कहती है कि देखो, आज तुम कितनी बेबस हो चुकी हो, सबको ये बात की कोशिश भी करवाओ कि तुम पागल नहीं हो, उन्हें यकीन दिलवाने की कोशिश भी करो तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये बात सुनकर अब इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप ये सब कुछ करके जीत जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, जीतने में आपको तब भी नहीं दूंगी। बहुत जल्द मैं जेल से बाहर आ जाऊंगी, पागल खाने से, और मैंने आपको पागल ना बना दिया तो मेरा नाम भी दुरेशवार नहीं। शहीर की ये माँ बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है और कहती है कि तुम हमेशा ख्याली दुनिया में रहती। दो किनारे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हो चुका है, जहां पर दुरेशवार के साथ अब शहीर भी बिल्कुल वैसा ही धोखा करेगा जिस तरह उसने वलीद के साथ किया था। अब दुरेशवार को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसका ओरिजिनल निकाहनामा घर पर मौजूद नहीं है, और दूसरी तरफ जिनके हाथ में उसने अपने ओरिजिनल निकाहनामे की कॉपी दी थी वो भी अब बिक चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वलीद के इसने वकील को खरीद लिया। यहाँ पर अब दुरेशवार की जैसे ही हेयरिंग होती है तो दुरेशवार अब जाती है। यहाँ पर दुरेशवार को अंदाज़ा नहीं था कि शहीर की माँ कितनी मास्टरमाइंड है, और वो जानती है अच्छे तरीके से किस तरह दुरेशवार जैसी चालाक लोमड़ी से अपने बेटे का पीछा छुड़ाना है। यहाँ पर अब जैसे ही दुरेशवार वहाँ पर जाती है तो दुरेशवार की सास पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी होती है कि दुरेशवार ने बारहा मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है और मैं अपने बेटे की जान चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस औरत के हाथों मेरे बेटे की जान चली जाए, क्योंकि ये पागल हो चुकी है। इसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता कि ये आखिर क्या कर रही है। ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि इस औरत ने अपनी पहली बेटी को भी जान से मार दिया। यहाँ पर दुरेशवार अब मेरे बेटे को छोड़ने के लिए उसकी आधी प्रॉपर्टी का मुतालबा कर रही है, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि हम दुरेशवार को अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे। यहाँ पर वकील को ये बात शहीर की माँ कहती है कि रिटर्न में तुम्हें ये बातें अब जज को देनी होगी, वो पहले ही ये सब कुछ हैंडल कर चुका होता है। यहाँ पर अब दुरेशवार बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुकी है। दुरेशवार अब जैसे ही आती है हेयरिंग पर, दुरेशवार अब यहाँ पर जैसे ही अपने बारे में बात करती है तो वकील इसे कहता है कि आप बैठिए, मैं खुद आपके बारे में बात करता हूँ।
وکیل اس طریقے سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی دریشوار کا کیس اس طریقے سے لڑتا ہے جس طرح اسے لڑنا چاہیے تھا۔ یہاں پر وہ سرسری سی بات کرتا ہے۔ دریشوار کو غصہ بھی آتا ہے اپنے وکیل پر اور کہتی ہے کہ یہ کیسے تم کیس لڑ رہے ہو، کیا تمہیں کیس لڑنا نہیں آتا؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دریشوار بیگم، آپ یہ بات مت بھولیے کہ پہلے بھی آپ کا کیس میں نے ہی جیتا تھا اور اب بھی آپ کا کیس میں ہی جیت کر دکھاؤں گا۔ پریشان ہونے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں بلا وجہ پریشان نہیں ہو رہی، بلکہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ اس طرح تو تم کیس ہار دو گے مجھے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے تو کسی اور وکیل کو ہائر کر لیتی، شاید پہلے تو میں آپ کا کیس جیت دیتا، لیکن اب میں آپ کا کیس ہار کر ہی رہوں گا۔ جہاں پر آپ جج دریشوار سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیوں آپ اپنے ہی شوہر کو اس قدر ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے نکاح نامہ میں یہ شرط منظور کی گئی تھی کہ آدھی پراپرٹی شہیر کی میرے نام پر ہوگی اگر یہ مجھے طلاق دینے کے بارے میں سوچے گا۔ یہاں پر وکیل کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نکاح نامہ ہے تو آپ لائیے اور لا کر مجھے دکھائیے، شاید میں اس بات کو اچھے طریقے سے کلیئر کر سکوں، کیونکہ اس نکاح نامے میں تو ایسی کوئی بھی شرط منظور نہیں کی گئی۔ یہاں پر جیسے ہی وہ پولیس انسپکٹر کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پولیس انسپکٹر کے پاس جو نکاح نامہ ہے وہ میرا اوریجنل نکاح نامے کی کاپی ہے، کیونکہ میرا اوریجنل نکاح نامہ مل نہیں رہا۔ یہ بات سن کر اب یہاں پر تو جیسے ہی جج کے پاس پولیس انسپکٹر جاتا ہے جو آلریڈی بک چکا ہوتا ہے دریشوار کی ساس کے ہاتھوں، نامہ وہ جیسے ہی جج کو سونپتا ہے تو جج وہ نکاح نامہ بھی دیکھ کر کہتا ہے کہ ان دونوں نکاح ناموں میں کوئی ایسی ڈیفرنٹ بات تو نہیں ہے، دونوں نکاح نامے کامن ہیں۔ یہ بات سن کر دریشوار کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یقیناً یہ شہیر نے نکاح نامہ چینج کیا ہے، کیونکہ شہیر ایک بہت دھوکے باز انسان ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ یہاں پر وہ جاتی ہے شہیر کے پاس تو شہیر اسے خاموشی سے کہتا ہے کہ دیکھ لیا اب تم نے اپنا انجام، میں نے تمہیں سمجھایا تھا دریشوار، لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، اب تو تمہیں اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمہیں بہت سمجھاتا رہا لیکن تم میری بات کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی اور تم نے مجھے بہت ہلکا لے لیا تھا۔ یہ بات سن کر اسے کافی زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور کہتی ہے کہ شہیر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، اس نکاح نامے میں میں نے یہ شرط خود لکھوائی تھی کہ آدھی پراپرٹی میرے نام پر ہوگی اور تم نے نکاح نامہ چینج کر کے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ یہ بات سن کر شہیر اب کہتا ہے کہ اب اس بات کو کیسے تم ثابت کر سکتی ہو، اس بات کو ثابت کر کے مجھے تم دکھا دو تو طلاق بھی ہوگی اور وہ بھی ویسے ہی طلاق ہوگی جیسے میں چاہوں گا، کوئی بھی آدھی پراپرٹی تمہارے نام پر نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو تم کر لو، لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ میں جج کے سامنے یہ بات کلیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو۔ لیکن یہاں پر اب شہیر کہتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ پروف ہے وہ میرے ہی ساتھ دے رہے ہیں۔ تبھی دریشوار کو بہت غصہ آتا ہے جب شہیر کہتا ہے کہ دریشوار تم ہر طرف سے خالی ہاتھ رہ گئی ہو، اب تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو دریشوار کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بہت ہی غصے میں آ کر شہیر کے گریبان کو پکڑ لیتی ہے سب کے سامنے۔ اب جیسے ہی گریبان کو پکڑتی ہے تو شہیر کی ماں اٹھ کر اسے چھڑانے کے لیے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے نپٹو، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ دیا ہے اور میں نے نکاح نامہ چینج کروا کے پولیس انسپکٹر کو خریدا ہے۔ تبھی شہیر کی ماں کے گریبان کو پکڑ لیتی ہے۔ یہاں پر شہیر کی ماں مشکل سے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے گریبان کو چھڑاتی ہے اور وکیل کو کہتی ہے کہ اب آپ جج کے سامنے یہ بات رکھیے کہ جو میں نے انہیں ریٹرن میں دیا تھا، دریشوار واقعی پاگل ہے، اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو کافی لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے مجھے چھوٹ مل گئی، ورنہ دریشوار اس وقت کچھ بھی کر سکتی تھی اور میری جان بھی لے سکتی تھی۔ یہ باتیں اب جیسے ہی جج کے سامنے رکھی جاتی ہے تو جج بھی اس بات کو نوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بات بجا ہے اور ہم اس پر ہی غور کر رہے ہیں۔ یہاں پر جج اپنا فیصلہ اب سنا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ دریشوار کو پاگل خانے میں داخل کروایا جائے، ابھی طلاق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، ابھی اسی بات کا بس حکم دیا جاتا ہے کہ دریشوار کو پاگل خانے میں چھوڑ دیا جائے۔
کیونکہ کچھ وقت دورشوار رہے گی تو میں بھی اس کی مینٹلی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ابھی اس وقت دورشوار کی مینٹلی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتیں اب سن کر دورشوار کہتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آخر کیوں ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ یہ مجھے جائیداد کا حصہ نہیں دینا چاہتے، بس یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں پاگل ہوں۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ جج کو کہتی ہے تو جج اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا ہے۔ دورشوار کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تبھی دورشوار کی ساس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو